मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 या आर्टिकल 13 कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगति अथवा अप्रतिष्ठापूर्ण है, यह अनुच्छेद 13 में है। बात करते हैं समानता का अधिकार। 14 से 18 तक समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में कानून के समस्त समता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में धर्म, प्रजाति अथवा नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, यह अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगारों के मामलों में अवसर की समानता है, यह अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन या अंत, अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन या अंत, यह अनुच्छेद 18 में है। और अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। कौन कौन से हैं? तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने का अधिकार, कहीं भी आप आ जा सकते हैं। अनुच्छेद 5वां है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण। अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण इसमें दिया गया है। अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण क्या क्या है? अनुच्छेद 20 के 3 भेद हैं। क्या है? किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो और उसे उस कानून से प्रस्तावित सज़ा से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण इसमें दिया गया है। क्या क्या है स्वतंत्रता? पासपोर्ट रखने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है। विदेश यात्रा का अधिकार, आप कहीं भी विदेश यात्रा कर सकते हैं। रोजी रोटी का अधिकार, रोजी रोटी आप कमा सकते हैं। निजता का अधिकार, आपको निजता का अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ जल और वायु का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार, समान परिस्थितियों में पुलिस द्वारा हथकड़ी न लगाए जाने का अधिकार और निद्रा का अधिकार, यह आर्टिकल 21 के तहत आपको प्राप्त है। बात करते हैं अनुच्छेद 21(1), इसमें शिक्षा का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार इसके तहत दिया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण इसमें दिया गया है, जैसे मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी में संरक्षण इसमें दिया गया है। बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव व्यापार तथा बलात् श्रम से संरक्षण इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध करता है। खतरनाक कारखानों में बच्चों को रोजगार का निषेध करता है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। बात करते हैं 25 से 28 जो है, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास
एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 27 में किया गया है। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 29, 30, 31, हालांकि 31 को निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 यह सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण इसमें दिया गया है, जैसे जो अल्पसंख्यक रहेंगे उनके कल्याण के लिए और उनके हितों के संरक्षण के लिए कुछ प्रयोजन बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने चलाने का अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया है। जैसे जो अल्पसंख्यक रहेंगे उनको अपने शैक्षिक संस्था अर्थात स्कूल कोई भी संस्था चलाने का अधिकार उनको दिया गया। जैसे मदरसा, जैसे भारत में आप देखते हैं कि हिंदू क्या अल्पसंख्यक में मुस्लिम अल्पसंख्यक में हैं, तो उनको मदरसा खोलने का अधिकार इसके तहत प्रदान है। बात करते हैं अनुच्छेद 31 में कुछ कानूनों की सुरक्षा दी गई है। अनुच्छेद 31A, हालांकि 31 को समाप्त कर दिया गया, जो संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण था इसको निरस्त कर दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 में शामिल कर दिया गया है। अनुच्छेद 31A संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियम एवं विनियमों की वैधता इसमें दी गई है। अनुच्छेद 31C नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभाव डालने वाले कानूनों की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 31D निरस्त कर दिया गया है। इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित कानूनों की सुरक्षा का इसमें उल्लेख था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 32, इसमें इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने से संबंधित उपचार है। जैसे आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 से इसको निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 32A के अंतर्गत राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 33 में द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 इसके तहत इस भाग द्वारा प्रदत्त पर उन स्थितियों में रोक जबकि किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो सैनिक कानून लगा सकते हैं। अनुच्छेद 34 के तहत अनुच्छेद 34 इस भाग द्वारा प्रदत्त उन परिस्थितियों पर रोक जबकि किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो, जैसे आपके मौलिक अधिकारों का जो हनन होता है आर्टिकल 34 के तहत होता है। इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधायन ये अनुच्छेद 35 में है। अनुच्छेद 35 में प्रावधान इस भाग में प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधायन है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सप्तकोशीय उच्च बांध परियोजना के बारे में। क्या है सप्तकोशीय उच्च बांध परियोजना, इसकी हम चर्चा करते हैं। ये चर्चा में क्यों है, खबरों में क्यों है, इसको हम देखते हैं। हाल ही में भारत और नेपाल आगे के अध्ययन के मामले में से सप्तकोशीय उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों ने महाकाली संधि के कार्यान्वयन सहित द्विपक्षीय जल क्षेत्र सहयोग की बैठक और समीक्षा की है। सप्तकोशीय उच्च बांध परियोजना और महाकाली संधि। सप्तकोशीय उच्च बांध परियोजना क्या है? सप्तकोशीय उच्च बांध नेपाल की सप्तकोशी नदी, जो कि भारत में कोसी नदी के रूप में जानी जाने वाली है, पर निर्मित
करने के लिए प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व नेपाल और उत्तरी बिहार में बाढ़ को नियंत्रित करना तथा जल विद्युत उत्पन्न करना है। यह परियोजना सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी, बाढ़ को नियंत्रित करेगी और 3000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा पैदा करेगी। बात करते हैं महाकाली संधि की। तो महाकाली नदी के एकीकृत विकास पर वर्ष 1996 में महाकाली संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना शामिल है। महाकाली नदी को उत्तराखंड में शारदा नदी या काली नदी के नाम से या काली गंगा के नाम से जाना जाता है। महाकाली नदी को उत्तराखंड में शारदा नदी या काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में मिलती है, जो गंगा की एक सहायक नदी है। तो काली नदी कहाँ मिलती है? तो ये घाघरा में मिल जाती है, और घाघरा किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। यह उत्तर से गंगा में मिलती है। बात करते हैं कोसी नदी प्रणाली की। कोसी एक सीमा पारी नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है। कोसी नदी एक सीमा पारी नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है। इसका स्रोत तिब्बत में है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित भूभाग शामिल है। इसके बाद यह गंगा के मैदानों में उतरने से पहले नेपाल के एक बड़े भाग से प्रवाहित होती है। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, सूर्यकोशी, अरुण, तैमूर। हिमालय की तलहटी से कटी हुई 10 किलोमीटर की घाटी के ठीक ऊपर एक बिंदु पर यह मिलती है। यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले कई शाखाओं में बंट जाती है। भारत में ब्रह्मपुत्र के बाद कोसी में अधिकतम मात्रा में गाद और रेत पाई जाती है। इसे बिहार का शोक, तो कोसी नदी को बिहार का शोक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वार्षिक बाढ़ लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित करती है। कारण क्या है कि ये नदियाँ अपने साथ गाद और रेत को बहा कर लाती है। गाद रेत बहा कर लाने का मतलब कि नदियों के तल में यह भर जाती है, और जिससे उसका और छिछलापन हो जाता है और जल का फैलाव अधिक हो जाता है, तो बाढ़ का कारण बनती है। उपजाऊ कृषि भूमि के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। बात करते हैं भारत नेपाल संबंधों में हाल के कुछ अन्य घटनाक्रम के बारे में। तभी हाल ही में बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र योजना चलाई गई। वर्ष 2008 में परियोजना के लिए नेपाल सरकार और सतलुज जल विकास निगम अर्थात SJVN लिमिटेड के बीच 5 साल की नर्म अवधि सहित 30 साल की अवधि की बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र अर्थात बूट आधार पर निष्पादन हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। जल विद्युत परियोजनाएं। भारत और नेपाल की जल विद्युत परियोजनाएं भी चलाई गई हैं। नेपाल ने भारतीय कंपनियों को नेपाल में पश्चिम सेतु जल विद्युत परियोजना में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया है। सीमा पार रेल लिंक। जयनगर अर्थात बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था, तक 35 किलोमीटर के क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक के संचालन को आगे बिजलपुरा और बर्दीवास तक बढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट तथ्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।